Once again, good afternoon. Hope you will be fine. Let's start current affairs class of 12th of July. 12 जुलाई एंड ऑनवर्ड्स उससे आगे बढ़ेंगे देखते हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास है 12 जुलाई के संदर्भ में बात करते हैं। बेटा करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। 12 जुलाई के बारे में हम पहले बोलेंगे, फिर समय के साथ 13 जुलाई में चलेंगे। लेकिन आज जो है 31 जुलाई है और 31 जुलाई 1880 को आज के उत्तर प्रदेश के बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए थे कथा सम्राट धनपत राय उर्फ नवाब राय एंड वेरी पॉपुलरली नोन मुंशी प्रेमचंद्र। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का आज जन्म दिवस है 31 जुलाई 1880 के हिसाब से। और देखा जाए तो ये कितना हो गया, 140वां जन्म दिवस हो गया 1936 में। यानी देखा जाए तो वो कितने साल में, 36 में, और 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 56। यानी कि 56 वर्ष की उम्र में वो डेथ कर गए गोदान लिखने के बाद। और मंगल सूत्र लिख रहे थे उपन्यास तभी। तो मंगल सूत्र उनकी अधूरी उपन्यास है, गोदान पूरी आखिरी है और अधूरी है मंगल सूत्र, जिसे उनके भतीजे अमृत राय ने पूरे किए और उसको पब्लिश किया। मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। 300 से ज्यादा कहानियां और 20-25 से ज्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के ये खिलाड़ी थे और बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, सबको मालूम है। इनकी कहानियां मानसरोवर 1, मानसरोवर 2 खंड के हिसाब से मिल जाती है। मुंशी प्रेमचंद का एक्चुअल नेम धनपत राय था और समय के साथ जब इन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया तो उर्दू में इनकी पहली जो कहानी थी वो थी सोजे वतन। सोजे वतन मतलब दहकता देश, वतन मतलब देश, सोजे मतलब आग लगना, दहकता देश। और गांधी जी से मुलाकात होने पर गांधी जी ने इनको प्रेरणा दिया कि हिंदी में लिखिए, हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। तो हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में जो है उन्होंने लिखा। ठीक है, तो याद रखिए। तो हिंदी में लिखा तो अपना पेन नेम बदल लिया। अब उनका पेन नेम क्या था, याद रखिएगा, नवाब राय से हो गया क्या, मुंशी प्रेमचंद। तो एक्चुअल नेम धनपत राय, उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से, और हिंदी में जब लिखने लगे तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ये ध्यान में रखिएगा। ये स्कूल इंस्पेक्टर भी थे, समय के साथ थे, समय के साथ ये साहित्य में हो गए। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ तो आज है। वैसे आज एक और, ठीक है, जो इंग्लिश के बहुत बड़ी राइटर हैं, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया किताब सीरीज में लिखी हैं। हैरी पॉटर सीरीज बुक की राइटर J.K. रॉलिंग्स, जॉन कैथरीन रॉलिंग्स। कैथरीन इनकी माँ का नाम था, तो जॉन कैथरीन रॉलिंग्स। ठीक है, तो रॉलिंग ये लिखी है हैरी पॉटर सीरीज को। उनका भी जन्मदिन आज ही है वैसे। पर चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी नहीं आएगा, पर कुछ समझना जरूरी है। आपको पर्सनालिटी समझना है, हिम्मत रखनी है, बिजनेस स्टडी को समझनी है। कल काम ही आएगा, सोच बढ़ेगी। यू नो एवरीवन, आनंदा डेयरी कंपनी बहुत फेमस है, मेट्रो में अगर बहुत सारे शहरों में है। आनंदा नाम से घी आता है, दूध है, राबड़ी है, मलाई है, पनीर है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आनंदा के नाम से। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इसके।
आनंदा के नाम से। तो आनंदा का नाम ही पहले गोपाल जी था। तो आनंदा डेयरी कंपनी का जो टैग लाइन है आनंद करो, फाउंडर राधे श्याम दीक्षित, कब 1989, फाउंडिंग के टाइम में क्या नाम था, गोपाल जी डेयरी। 2012 में क्या नाम हो गया, आनंदा डेयरी। देखिए ये 5000 गांव में 2 लाख किसानों से 8 लाख लीटर प्रत्येक दिन दूध इकट्ठा करती है। याद रखिएगा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये 4 जगह इनका फैलाता है। यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। इन 4 स्टेट के बेल्ट को ये पकड़ी हुई है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, किसी भी केस का फैसला वकील की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, चाहे बचाव पक्ष के वकील पेश हो या ना हो। कहने का मतलब यह है, आजकल वकील आज बीमार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आज नहीं आ रहे तो डेट बढ़ जाएगा। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जिस दिन फैसला होना है हो के रहेगा, वो तारीख नहीं बदलेगी, चाहे कोई वकील आए ना आए, फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, टाइगर, ठीक है, टाइगर सेंसस यानी भारत में बाघ की गणना। वैसे तो 29 जुलाई टाइगर डे होता है, पर बाघ की जो लेटेस्ट गणना आई थी वो आपके पास कब आया था, समझ गए होंगे, 11 जुलाई को। तो 12 जुलाई को पढ़ रहा हूं। 2020, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2020 में जो बाघ की कुल गणना आई है, उसके लिए गणना के लिए जो तरीका निकाला गया वो निकाला गया कैमरा टैपिंग सिस्टम। जगह जगह कैमरे लगाए गए और कैमरे में बाघ, और उसको जूम करके उसके सारे प्रिंट को देखा गया। जो अगर पग है, पग मतलब बाघ के पद के चिन्ह, फुटप्रिंट्स है, उसके भी चिन्ह आ जाते हैं। और मल, मल का दुर्गंध अलग होता है, फुटप्रिंट्स सब बाघ के अलग होते हैं, और धारियां सबकी अलग होती है, जैसे हमारे अंगूठे में धारियां सबकी अलग होती है। तो ये सब तरीका है कैमरा टैपिंग का। तो फुटप्रिंट्स अगर लेना है तो क्या होता है, जहां पे जलाशय है, जहां पे सारे जानवर पानी पीने आ जाते हैं, वहां पर हम कैमरा लगा देते हैं। तो क्या होता है, फुटप्रिंट्स आ जाता है, क्योंकि थोड़ा दलदली होता है तो फुटप्रिंट्स अच्छा आता है। और नहीं तो फिर हाई जूम का कैमरा लगाते हैं तो बाघ के शरीर का जो डिजाइन है वो पकड़ में आ जाता है, तो पता चल जाता है ये अलग है। तो इस आधार पर बहुत सारे हजारों हजार कैमरे लगाए गए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। जरा देखिए, 2020 बाघ की गणना के लिए कैमरा टैपिंग सिस्टम लगाया गया। 2018 से 20 के बीच में जो टोटल गणना हुई, फाइनली ये रिजल्ट आया कि 2900, ठीक है, 67 बाघ भारत में है। 2967 टाइगर्स इन इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड का 70% है। तो पूरे विश्व का 70% टाइगर कहाँ है, यहाँ है, जो लगभग कितना है, लगभग 3000 है। तो 3000 अगर 70% है तो टोटल कितना हुआ वर्ल्ड में, जरा निकाल लीजिए। मेरा ख्याल है 1000 और जोड़ दीजिए तो 4000 के आसपास बाघ हैं, तो उसमें से 3000 भारत में है। आइए, 26,838 कैमरा लगाए गए थे 141 क्षेत्रों में, और इससे 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर किया गया। और जितने कैमरा हुए उससे कुल मिलाकर के 3.5 करोड़ पिक्चर्स ली गई। इससे पूरे जानवरों पर ध्यान दिया गया। इनमें से देखते हैं बाघ के स्ट्राइप्स को ध्यान में लिया गया, और कुल मिलाकर के देखते हैं इसमें 3 करोड़, ठीक है, 48,058, माने इतने पिक्चर्स जानवरों के आए। उनमें से देखा जाए तो लगभग 76,651 तस्वीरें बाघ की थी, टाइगर का था। तो कुल मिला के देखा आपने कितने कैमरे से फोटो खींचा गया, 3.5 करोड़ पिक्चराइजेशन, जिसमें 76,000 बाघ के ऊपर फोकस था। अब आइए, हम स्ट्राइप के पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बाघ की गणना करते हैं, सबके पैटर्न अलग होते हैं। अब आइए, जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था वो स्ट्राइप पैटर्न आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया है। कैमरा टैपिंग बिगेस्ट सर्वे माना गया है। किसी जानवर की संख्या को पता लगाने के लिए कैमरा ट्रैपिंग जो बिगेस्ट सर्वे है वो यही था, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। और भारत की
2967 बाघ जो विश्व के कुल का 70% है, ये पता चला है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? जिम कॉर्बेट में है, एज ए पार्क जिम कॉर्बेट। और भारत में 50 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी की। वॉल्ट डिज्नी, जिनके नाम से डिज्नी लैंड है, क्यों हम कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो याद रखिए उनका जन्मदिन आया तो उस पर बात हुई, तो ध्यान से सुनिए। वॉल्ट डिज्नी यूएसए के थे, एनिमेटर्स थे, राइटर थे, वॉइस एक्टर थे, एंटरप्रेन्योर्स व्यवसायी थे, फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म निर्माता थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे। बर्थ इनका 5 दिसंबर 1901 को होता है और डेथ होता है 15 दिसंबर 1966। तो वॉल्ट डिज्नी के बारे में जो है कुछ खबर थी जो मैंने आपको दिया, क्योंकि उस दिन के अखबार में वॉल्ट डिज्नी के ऊपर सवाल आया था। मालूम है क्या सवाल आया था? पढ़ाया था, आप लोग को भेजा था। गरीब थे, बहुत गरीब थे, पर बचपन से चित्र बनाने का, कार्टून बनाने का शौक था। उनके शौक को उनकी पड़ोस की एक चाची जो थी, वो आंटी आती थी, कहती थी बहुत अच्छा बनाते हो, अप्रिशिएट करती, और कभी कभी कॉपी पेन पेंसिल दे देती थी। ऐसे गरीब थे। एक दिन एक अच्छा पेंटिंग बना रहे थे, तो उनके पड़ोस का एक व्यक्ति आया, कहा रे तुम तो बड़ा अच्छा चित्र बनाते हो, मेरे घोड़े का चित्र बनाओ। तो वॉल्ट डिज्नी ने उनके घोड़े का चित्र बना दिया। उनको अच्छा लगा, नहीं तो अप्रिशिएट तो करते ही हैं बच्चे को। तो उस पड़ोसी अंकल ने कहा तुमने बहुत अच्छा घोड़े का चित्र बनाया, अब इसे बेच दो। तो कौन लेगा? मुझे ही बेच दो, क्योंकि पेंटिंग तो तुम्हारी है, मुझे बेच दो। उन्होंने कुछ रुपए दिए, उसने पेंटिंग बेच दिया। उसको एक एहसास हो गया मेरी पेंटिंग बिक सकती है। समय बदल गया, बाहर गया, एक जगह नौकरी मिली इसी पेंटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए। कुछ पैसे कमाया, दौड़ा दौड़ा आया अपनी उसी पड़ोस की चाची को कहने के लिए जो उसको अप्रिशिएट करती थी। पर चाची तब तक बीमार हो चुकी थी, बेड पे थी, देख सकती थी, बोल नहीं सकती थी। पर लेखक ने बड़े अच्छे से लिखा है कि वो कह रही है आंखों से, अब मुझे क्या दिखाते हो, अब दुनिया को दिखाओ। यही वो शख्स इतना बड़ा महान आदमी बना जो वॉल्ट डिज्नी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों के अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं, हम उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने और आईएएस ऑफिसर बनाने के चक्कर में उसका गला घोंट देते हैं। उसके अंदर का संस्कृति, उसका कल्चर, उसका ज्ञान, सम्मान, सोच विचार, हैप्पीनेस सब खत्म कर देते हैं, हिटलर बना देते हैं। हिटलर भी ऐसा ही था। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था, बचपन से आर्टिस्ट का शौक था। और जर्मनी में जितने भी बड़े अमीर लोग थे, 20% संपत्ति यहूदियों के पास थी जो अमीर थे, और 80% जर्मन बड़े ही मुश्किल से जीते थे, जैसे भारत का हाल है। और वो एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, 2 में गया, तीसरे में गया, कहीं भी दाखिला नहीं हुआ। क्यों? सीट फुल, यहूदी के बच्चों ने सीट फुल किए हुए थे। तभी से उसको यहूदियों से घृणा हो गई। तो किसी ने उसको क्रिएशन करने नहीं दिया, तो डिस्क्रिएटर बन गया। ऊर्जा तो सब में होती है, निगेटिव पॉजिटिव, और उसके पॉजिटिव चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 परसों ही आया है। उसमें हमारा एक वेबिनार कल था, 1 घंटे का इंटरव्यू था, वो भी अभी किया है, 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसमें यही चीज है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का किसी भी स्थिति में दम नहीं घुटना चाहिए, गला नहीं घोटना चाहिए। मतलब एजुकेशन को फन के रूप में ले, जैसे स्पोर्ट्स को लेते हैं, ऐसे ही जीना है एजुकेशन के साथ। पास नहीं हुआ तो क्या सीधा फेल हो गया? हम 1 मार्क से आईएएस से नहीं निकले, कोई भी बच्चा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या वो असफल है? बिल्कुल नहीं असफल है। 10th में पास नहीं कर सकता तो क्या मैं तेंदुलकर नहीं बन सकता?
मेरे अंदर ज्योतिष ज्ञान का है, लेकिन क्या मैं इंग्लिश का प्रोफेसर बन के ही जिंदा रहूं? मैं बेजान दारू वाला नहीं बन सकता। ठीक है, मैं पुलिस कमिश्नर हूं, मैं मिस्टर पांडा हूं, उड़ीसा का पुलिस कमिश्नर हूं, लेकिन मेरे अंदर राधा आ गई है, तो मैं राधा बन के स्टेज प्रोग्राम नहीं दूंगी क्या? मैं आईएएस बन गया, लेकिन मन तो कहीं और लगा, मैं अनूप जलोटा बनूंगा। मैं आईएएस हूं, डांसर हूं, मैं मल्लिका साराभाई हूं। तो दिस इज द रियलिटी। इन दैट रिस्पेक्ट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस ख्याल से बहुत ही अच्छा है, किसी भी बच्चों का दम नहीं घुटेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइए। तो बेटा ये थे वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें समझना है। मैं जानता हूं यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सिवाय इतने वॉल्ट डिज्नी कौन थे, डिज्नीलैंड के फाउंडर कौन थे, ये आएगा, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल आएगा। लेकिन ध्यान में रखना है, यही चीजें आपको जीत दिलाएगी। मैं सिर्फ इतना नहीं आपको बता रहा हूं कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, मैं ये भी बता रहा हूं कि कल भविष्य में अगर आपके जीवन में बुरा पल आए और आपको कमजोरी महसूस हो मेंटली फिजिकली, तो आप जाके डिस्ट्रिक्ट सेंटर के छतों से जाके सुसाइड नहीं करेंगे, किसान के बेटे की तरह डटे रहेंगे, बाढ़ आए सूखा आए फिर भी अन्नदाता की तरह। और बात सही है कि कोरोना ने बता दिया कि जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लैपटॉप नहीं। आज भी किसान ही है जो भारत को फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं इस कोरोना के टाइम में ही, और हमारी पूरी इकोनॉमी सिमट के कहाँ आ गई? रोटी कपड़ा मकान औषधि शिक्षा, बस शिक्षा भी बंद। ये है, तो ध्यान में रखिएगा। चलो अब आते हैं। एक्चुअली क्या है, एक फ़ोन वाइफ के पास रहता है, तो क्लास कभी डैमेज हो वगैरह उनको हम वॉच करने के लिए देते हैं। तो जो इमोशनली मैंने आपके साथ बात की, आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क गए, तो मैं तो दिल से बात करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ और करता रहूँगा। जहाँ ठहाका लगाना है हंसता भी हूँ, जहाँ गंभीरता है गंभीर भी हूँ, जहाँ व्यंग की ज़रूरत है व्यंग भी करता हूँ, और जहाँ करुणा रस की ज़रूरत है वो भी जीता हूँ मैं। आप कहेंगे बहरूपिया है, नाटककार हैं, जो भी है, मैं एक आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करता हूँ। यानी समझने की भी बात जो होती है कला होती है, अंडरस्टैंडिंग की भी, क्या चीज़ अंडरस्टैंड कैसे किया जाए वो एक कला होती है। तो वाइफ देख रही होगी, तो उधर से छोटा सा टॉवेल लेके आई थी, इशारा कर रही थी पोंछ लीजिए। मैं तो यूँ लेता हूँ, यूँ पोंछ लेता हूँ, भदेश, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ठीक है, कैरी ऑन। अब आगे बात करते हैं बेटा। तो अगला जो है हमारा, ये डिज्नी साहब जो है, वॉल्ट डिज्नी खत्म नहीं हुए, सवाल आता है। अब देखिए सवाल कैसे आएगा, ध्यान देना है। इनका फुल नेम था ठीक है, वॉल्टर इलियास डिज्नी। इनके क्रिएशन जो थे स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ, याद रखिएगा। टीचर्स जो है करके, जो नेट पीजीटी वगैरह सबके टीचर हैं, उनको कार्टून के ऊपर सवाल आता है, नेट वगैरह में आ जाता है, बच्चों से एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें एंटरटेनमेंट पे और यूपीएससी वगैरह सब में आता है। ट्रेंड थोड़ा कम हो गया लेकिन सवाल आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। केबीसी खेलिएगा वहीं पर पहुंच जाएगा सवाल। तो ध्यान में रखिएगा कि वॉल्टर इलियास डिज्नी क्रिएशन जो है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, ये जो है पूरा एक पिक्चर उन्होंने बनाई थी 1937 में। ठीक है, पिनोचियो 1940 में, फैंटेशिया 1940 में, द रिलक्टेंट ड्रैगन 1941 में, डम्बो बॉम्बी 1942 में, ठीक है, सिंड्रेला 1950 में बनाया हुआ इनका कार्टून फिल्म है एनिमेटेड। एलिस इन वंडरलैंड 1951 में, हॉट क्वेश्चन आता है एलिस इन वंडरलैंड।
पैटर पैन, ये सब कार्टून है, हम लोग के समय में ये लोग देखते थे बच्चे लोग। पैटर पैन, द सॉर्ड एंड द रोज, द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड, द साइन ऑफ जोरो 1958 में। फिर देखते हैं इनके कैरेक्टर्स, इनके कार्टून एनिमेटेड पिक्चर के फिल्म के जो कैरेक्टर्स होते थे, मिक्की एंड माउस इन्हीं का कैरेक्टर है, डोनाल्ड डक इन्हीं का कैरेक्टर है, मिनी माउस इन्हीं का कैरेक्टर है, ठीक है, प्लूटो जो एक डॉग है इन्हीं का कैरेक्टर है, और शवाल, लक्की रैबिड, प्रिंसेस औरा, ठीक है, जिम्मी क्रिकेट, झिंगुर है जिम्मी, ठीक है। और देखते हैं एक है आपका क्लारा बेले काव, विन्नी द पू, ये बहुत चलता था कार्टून, विन्नी द पू, ठीक है, जो एक भालू है, और मैरी पॉपिंस, ये भी मैरी पॉपिंस। ये सब कार्टून है अमेरिका के टेलीविजन की दुनिया में। टेलीविजन जो इतना हाईलाइट हुआ बच्चों के बीच में, ये यही कार्टून का देन है, जो अमेरिका में बच्चों ने दीवानगी दिखा दी टेलीविजन के प्रति, और फिर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। ये याद रखना है। ये है वॉल्ट डिज्नी, जो किया मन से किया। तो आज तक हम और आप पढ़ रहे हैं, मन से करिएगा जो चीजें। चलिए अब बात करते हैं हम, एक डेथ हो गया, फुटबॉलर थे जैक चार्ल्टन, 10 जुलाई 2020 को, 85 साल के थे, इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विक्टर थे। 1966 में फीफा वर्ल्ड कप के विजेता ये थे, और याद रखिएगा फुटबॉलर थे ये जैक कर्टन, उनका डेथ हुआ है। तो डेथ वाले सेगमेंट में सवाल बन जाते हैं। नेक्स्ट, फॉक्सकॉन कंपनी जो है, जो ताइवान की है, टू एक्सपेंड इंडिया प्लान टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन कमिंग 3 years ऑफ द, ठीक है, पेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर नामक जगह पे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ताइवान की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन, जो इससे 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये डिफरेंट अलग अलग देशों के मोबाइल को बनाती है, ब्रांडिंग नहीं करती। फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग कर, ब्रांडिंग तो एप्पल कर लेता है अपना, सैमसंग कर लेता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, यूएई 14 जुलाई लॉन्चिंग रॉकेट। यूनाइटेड अरब अमीरात एक देश है गल्फ कंट्री का, वो अपना जो है एक जो है 14 जुलाई को लॉन्चिंग करने वाला था रॉकेट, जो मंगल मिशन के तौर पर जाता, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसका नाम कहा था, तेनेशिमा स्पेस सेंटर जापान। तो जापान उसके लिए किया था, जापान से ये छोड़ा जाने वाला था, पर मौसम ठीक नहीं रहने की वजह से जो है यूएई का मार्स मंगल नहीं छूटा, फिर डेट एक्सटेंड किया, नहीं छूटा, फिर तीसरी बार 21 या 22 जुलाई को अंतर लॉन्च हो गया। तो याद रखिएगा, यही आज के अखबार में है ना कि विद इन द 11 डेज हाउ मेनी मार्स मिशन गोज लॉन्च्ड। तो सबसे पहले यूएई ने लॉन्च किया, फिर चाइना ने लॉन्च किया, और कल अमेरिका ने लॉन्च किया है मार्स मिशन। तो विद इन द 11 डेज 3 मार्स मिशन हैज बीन लॉन्च, फर्स्ट यूएई फ्रॉम जापान, जापान की तकनीकी से, लेकिन है इसका मालिकाना, देन चाइना एंड देन यूएसए। हाँ, ध्यान में रखिएगा बेटा, आगे देखना है अगला। तो ये याद रखना है कि स्पेस सेंटर जापान से गया थ्रू मित्सुबिशी रॉकेट, मिशन मार्स होप। इसका नाम क्या है मिशन का? मार्स होप। किसका है ये? यूएई का। छोड़ा कहां से गया है? जापान से। पूरी तकनीकी मदद किसने की है? जापान ने की है। सो फार सस्पेंडेड 18 जुलाई। मैंने कहा था ना 18 जुलाई को छोड़े जाने थे, तो 18 ना होकर के 19 नहीं 20 या 21 को छोड़ा गया है। अब आइए ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग एक कंपनी है अमेरिका की और बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार करती है। तो ब्लूमबर्ग ने बिलियनरीज इंडेक्स रिपोर्ट फिर तैयार किया है, रियल टाइम पर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जो है हम देखते हैं पहले नंबर पे जेफ बेजोस है अमेजॉन का,
दूसरे पे बिल गेट्स है, तीसरे पे मार्क जुकरबर्ग, यू नो, फेसबुक, 7वें नंबर पे एलन मस्क, टेस्ला स्पेस, एंड अनरिपीटेडली वॉरेन बफेट टू बी। तो वॉरेन बफेट को जो है पीछे छोड़ दिया, रिप्लेस कर दिया और इस पर आ गया। और याद रखिएगा वो उसका था। अब तो हम मुकेश अंबानी ही 5वें पोजीशन पे है, तो इसने तो एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया, याद रखिएगा। अब आइए, क्लाउड सीडिंग क्या होती है, ये साइंस का क्वेश्चन है और ये पूछेगा और पूछता ही है। क्लाउड सीडिंग सिंपल, सीड्स मतलब बीज, क्लाउड मतलब क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन करना। अब क्लाउड बनाना, देखिए आसमान में क्लाउड लगे हैं पर ये बारिश होने वाला क्लाउड नहीं है, क्योंकि सेचुरेटिंग पॉइंट नहीं आया है, वो क्लाइमेट डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है, नेचर पे छोड़ दिया। अब हमें ओलंपिक करनी है 1980 मार्च को, तो ओलंपिक करनी है और बारिश का तकाजा है, उस शहर में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करें, तो क्लाउड सीडिंग कर दिया रसिया ने। क्या किया इसने, तो इसने क्या किया, एरोप्लेन से गया, क्लाउड के ऊपर गया और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, अमोनिया इंक्लूडिंग सोडियम, नमक, इनको जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम मिक्स करके उसे लिक्विड फॉर्म में छिड़क दिया बादलों पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लिक्विडिफाइड हुआ, हीट डेवलप हुआ, तो सेचुरेटिंग पॉइंट पे आया और बारिश हो गई। तो हमें अगर 30 तारीख को आयोजन करना है और 26-27 तक का हाल यही है, तो बारिश करवा के क्लियर करो। ये हुआ क्लाउड सीडिंग। ये भी होता है कि ऐसा गैस छोड़ के प्रेशराइज कर दो कि बादल को एरिया बदल दो, बादल का एरिया बदल दो, ये भी होता है। तो क्लाउड सीडिंग्स क्या होता है, यानी कृत्रिम रूप से वर्षा करवाना, सिंथेटिकली प्रेसिपिटेशंस, क्लाउड फॉर्मेशन करके वर्षा करवा के फ्री हो जाना। और भविष्य में ये सब होगा, जिसको जहां जरूरत होगी क्लाउड सीडिंग करवा लेगा, वर्षा कर लेगा। तो ये सब है और ये सवाल पूछता है। क्लाउड सीडिंग्स, बादलों में बीजारोपण, सिंथेटिक रेन, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ड्राई आइस -57 डिग्री सेल्सियस पे, और कार्बन और सोडियम साल्ट मिलाते हैं। यानी बादलों के ऊपर जो छिड़काव करते हैं वर्षा करने के लिए, सेचुरेटिंग पॉइंट लाने के लिए, क्या क्या उसमें होता है बेटा, एक तो मैंने कहा साल्ट होता है यानी सोडियम होता है, दूसरा ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हुआ -57 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस क्या है, समझ गए। और सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड प्लस ड्राई आइस एंड अमोनिया, बहुत जगह होता है बहुत जगह नहीं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा। कभी भी पूछेगा कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेगा सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम, ये मेन है। अब आइए, तो अगला है आपका 13 जुलाई, ठीक है। अब बात करें, हाँ 13 जुलाई का प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड पेंशन स्कीम है। इसका प्लान नंबर 856 है LIC ऑफ इंडिया के इंडेक्स पे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका इरडा में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह 512 है। 512 का मतलब हम समझते हैं 512 वल्लभी गुजरात जैन धर्म की दूसरी बौद्ध संगति, जैन धर्म की दूसरी संगति का आयोजन हुआ था और अंतिम रूप से जैन धर्म से जुड़े तमाम किताबों का लेखनी हुई थी। 500 पर उससे कोई लेना देना नहीं, याद रखिएगा इरडा। अब ध्यान दे, एलिजिबिलिटी फॉर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, तो एलिजिबिलिटी दिया है 60 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीटेड एंड अबव। सिंगल लमसम प्रीमियम ऑफर मंथली पेंशन, तो मिनिमम 1,62,162 रुपया यानी 1000 पर मंथ पेंशन इसमें मिलेगा, और मैक्सिमम है 15 लाख रुपया, जिसमें 9,250 रुपया पर मंथ का पेंशन मिलेगा, और 7.4% इस पर जो है एनुअल मंथली पेंशन का इंटरेस्ट रेट बनेगा, और ये जो है इक्विवेलेंट टू 7.66 पर एनम हो जाता है। मेड ऑफ पेंशन पेमेंट कितना, मोड क्या है, तो मोड ऑफ पेंशन पेमेंट जो है मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है। एट द एंड ऑफ द 10 years परचेज प्राइस अलॉन्ग विथ
फाइनल पेंशन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट विल बी पेड। अब है, इफ पेंशनर डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स ऑफ 10 years, बेनिफिशियरीज रिसीव्स द परचेज प्राइस। फिर है, सो फार 6.28 lakhs, ठीक है, पॉलिसीज हैज बीन सब्सक्राइब्ड। अब इसको ऐसे समझिए, ये तो हुआ जो सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको दे दिया। सवाल आना है, भारत सरकार 2019 में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना नाम से एक पेंशन स्कीम लॉन्च की। वय मतलब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध हमारे बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन, उनको पेंशन स्कीम में लाने के लिए, उनको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक बुढ़ापे में एक ताकत देने के लिए एक योजना भारत सरकार लॉन्च की, जो योजना एलआईसी के थ्रू चलती है, ना कि किसी बैंक में, एलआईसी के थ्रू। इस योजना में क्या है कि 60 वर्ष पूरे कर चुके कोई भी हमारे भारतीय नागरिक, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, कोई भी इस स्कीम में आ सकते हैं। ये 10 साल तक आपको ये रकम जमा करनी पड़ेगी। मिनिमम एक साल में 1,62,162 की रकम एक साल में ऐसे 10 साल तक करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, मिनिमम 1,62,000 और 10 साल के लिए वो पैक हो जाएगा। मान ले हमारा उम्र हो गया 61, हमने 1,62,000 रुपए जमा कर दिए। अब हम 10 साल के लिए स्थिर हो गए। अब जब हम 71 वर्ष के होंगे, तो 71 वर्ष के बाद आगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, हमें ये पेंशन मिलता रहेगा। कितना? लगभग 1,000 रुपए प्रति माह, यानी 12,000 का साल। हम पैसा वाले ज्यादा है, हम पेंशन स्कीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने मान लीजिए कि 15 लाख का एक टर्म डाल दिया और 10 साल बाद फिर हमें लगभग 9,250 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगा, यानी लगभग जो है 1,15,000 का एनुअली मिल जाएगा। इस पे रिटर्न क्या निकल रहा है? तो रिटर्न निकल रहा है 7.4% एनुअल रिटर्न निकल रहा है। ये बात कही। इसमें मिनिमम बता दिया इतना डालना पड़ेगा, मैक्सिमम बता दिया इतना डालना पड़ेगा। अब आपको जो ये डाल दिया, तो 10 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड है, तब जाके पेंशन स्टार्ट होगा। इस बीच में अगर डेथ कर गए तो देन एंड देयर सब नॉमिनी को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उस टाइम का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मिल जाएगा। और अगर 10 साल के बाद आप है तो ठीक ही, आपको मिल रहा है। ये चीज है, समझ में आई बात? प्लस आपका जो अमाउंट है पड़ा हुआ वो भी मिलेगा जब डेथ करेंगे, तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर, अब अगला पॉइंट कहता है कि कौन ले सकता है, बता ही दिया। कहां से लेंगे? एलआईसी से लेंगे। अब सवाल है, ये पेंशन किसके लिए लाया है? सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा, लॉक इन पीरियड क्या है? 10 ईयर का है, तो ये चीज है। अब अगला पॉइंट है कि क्या इसे देखा जाए तो कितने लोग, तो लगभग 6.5 लाख लोग इसे खरीद चुके हैं। तो ये चीजें हैं इसमें कि रेट ऑफ पेंशन क्या है, कितना पेंशन मिलेगा, क्या योजना का नाम है, तो याद रखिएगा। अब ये योजना 2020 में भी लागू हुई और फिर 2021 के लिए, 2021 के लिए अभी 7.4 कहा गया है। तो चलिए, ये समझ गया। अब आइए इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट के संदर्भ में देखते हैं। मिनी रतन, ए यूनिट ऑफ द सिक्योरिटी पेंटिंग एंड द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहने का मतलब है, जितने भी सिक्योरिटीज पेपर और नोट छापने वाले प्रेस हैं भारत सरकार के, वो मिनी रतन में आता है। चाहे वो नासिक हो, देवास हो, और ये जो है आपका क्या रहे, चेरापल्ली हैदराबाद हो, या फिर आपको क्या कहते हैं सालबोनी कोलकाता हो, चीलपिली उड़ीसा हो, बैंगलोर हो, ये सभी क्या है आपका, ठीक है। तो ओके, अब आइए अगला है नेट ग्रीड। नेट ग्रीड क्या है? NATGRID, नेट ग्रीड क्या है? ध्यान देंगे, द नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रीड हैज साइंड, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, टू गेट क्राइम रिकॉर्ड इन 14,000 पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया। भारत सरकार के तहत एक संस्था है नेट इंटेलिजेंसी ग्रीड,
इसी को कहते हैं नेट ग्रीड, NAT नेट ग्रीड, इंटेलिजेंसी ग्रीड। याद रखिएगा ये ग्रीड क्या है, तो देश को इंटरनेट व्यवस्था से 14,000 पुलिस स्टेशन को कनेक्ट कर देना, जिससे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक संस्था है जो पूरे देश में घटने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड रखती है, उसके पास डाटा होता है। इस रिकॉर्ड को अगर हम 14,000 पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो उसकी जांच 2 मिनट में बटन दबाने पर आ जाएगा। देखते हैं आजकल साउथ इंडियन फिल्म में बहुत सारे सिस्टम लाए जाते हैं, ये क्या, तो यहाँ भी किया, यहाँ भी क्राइम किया, यहाँ भी क्राइम किया। अच्छा, अब राजस्थान में मिलेगा नहीं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवी हैं, याद रखना। तो इस तरह से जो है तुरंत जो है क्रिमिनल्स पकड़ा जा सकेगा, ये याद रखिए। तो एक कनेक्टिविटी सेंट्रलाइज कर रही है, ये बात है। अब अगले पॉइंट पर, अब अगला पॉइंट यहां पे दिया है विकास दुबे। अब जानते हैं विकास दुबे, बिकरू गांव 3 जुलाई, एनकाउंटर 10 जुलाई, जांच समिति, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल, टर्म 2 मंथ, हेडक्वार्टर कानपुर। समझिए, विकास दुबे जो क्रिमिनल है, जिसके गांव में जो यूपी पुलिस गई थी, तो 3 जुलाई की रात को काउंटर फायरिंग करके 8 पुलिस कर्मियों को डीएसपी सहित मौत की नींद सुला दिया। फिर 10 जुलाई को, जो हम 9 जुलाई को उसको पकड़े, 10 जुलाई को उसको भी हमने फेक काउंटर करके मार दिया। समझ में आई? तो आखिर 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक के बीच के तमाम घटनाओं को देखते हुए एक जांच समिति बैठाई गई है, जिसका नाम है SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो यूपी सरकार ने एस्टेब्लिश की है। और इस टीम को जो दिया गया है कि इसका चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन जो है इसके रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल हैं। इन्हें 2 महीने का वक्त दिया है और इनके हेडक्वार्टर कानपुर में होंगे। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, तो समझ ही गए होंगे, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे और हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कौन सी कमेटी सेटअप हुई है विकास दुबे की पुलिस हत्याकांड और काउंटर का दोनों की जांच के लिए, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, जस्टिस शशिकांत अग्रवाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। चलिए अब फाइनली असाल्ट राइफल, जैसा कि आप जानते हैं असाल्ट राइफल लाइट मशीन गन, ठीक है, ऑटोमेटिक SIG 716 असाल्ट राइफल, 72,000 ऐसे असाल्ट राइफल जो है अमेरिकन मेड इंडिया खरीद रही है, जो अपने आप को और स्मार्ट बना रही है हमारी मिलिट्री को। USA से भारत ने खरीदा है 72,000 और बहुत जल्दी और भी आएगा। इसका रेंज जो है 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक सटीक निशाना इन्हें मार ही देती है। ये चीज, गोली तो 700-800 मीटर तक जाती है, लेकिन 500 मीटर तक हार्मफुल है। हमारी जो इससे पहले इंसास राइफल था जो कानपुर में बनता था, वो 400 मीटर तक जाती थी और उसकी गोली भी छोटी थी। इसकी गोली भी बड़ी है, बोर बड़ा है और दूर तक जाती है, तो घायल ज्यादा करेगा, मारेगा ज्यादा, ज्यादा हताहत, तो ली गई है। अब है इट रिप्लेस इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास, ठीक है। चलिए AK-203 भी ली गई है, पर कोई इश्यू नहीं है, इतना याद रखिएगा। अब आइए हम 16,000 LMG फ्रॉम इजराइल, इजराइल से भी हमने कितने 16,000 LMG लाइट मशीन गन लिया है, ये याद रखिएगा। अब बेटा नेक्स्ट जो है आज संभव नहीं होगा, समय खत्म हो गया है, तो आपके पास जाएगा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, कल कल हम करंट अफेयर्स भी करेंगे। और करंट अफेयर्स को मैं सोच रहा हूं कि 3-4 दिन के भीतर बेटा इसको मैं रिकॉर्ड कर करके आपके साइट पर डाल दूं, ताकि आप देखिएगा। और इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं कि जैसे आज 31 जुलाई है, तो सुबह आपको न्यूज़ भेज दिया और शाम को हमने रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन उसको आपको हमने दे दिया, तो एकदम करंट सब कुछ चलता रहेगा, तो आनंद की सीमा बढ़ जाएगी और आपका जो मेंटल कैपेसिटी ऑफ असर्शन है वो बढ़ जाएगा। इस पे मैं लगा हुआ हूं कि विद इन वीक इसको अप टू डेट करके डेली का सिस्टम में डाल दें, ठीक है।